हेलो स्टूडेंट्स, आज 9 जुलाई सन 2021 में कक्षा 12 में सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत पद्यखंड चरण कल हमने जयशंकर प्रसाद का पाठ कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो उसके बाद आता है सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत के पाठ की ओर आज हम चलते हैं और देखिए इसमें इनका आज पहले जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं, इसके बाद फिर पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीवन परिचय में सुमित्रानंदन पंत के में थोड़ा ध्यान दें। लिखा है कि प्रकृति चित्रण के अमर गायक कविवर सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 पूर्व 1900 संवत 1957 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक गांव में हुआ था। जन्म के 6 घंटे के बाद ही इनकी माताजी का देहांत हो गया। पिता तथा दादी के वात्सल्य की छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ। पंत जी 7 वर्ष की अल्प आयु में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। पंत जी की शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में ही पूरा हुआ। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन रख लिया था। सन 1919 में पंत जी अपने मझले भाई के साथ बनारस चले आए। यहाँ पर इन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए थे। 1957 ईस्वी तक प्रत्यक्ष रूप से ये रेडियो से संबद्ध रहे। सरस्वती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर सन 1977 संवत 2034 को इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले लिया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके साहित्यिक परिचय की ओर चलते हैं। तो छायावादी युग के ख्याति प्राप्त कवि सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। इनकी प्रथम रचना सन 1916 में सामने आई थी, जिसका नाम था गिरजे का घंटा। इस रचना के पश्चात वे निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। सन 1920 में इनकी रचनाएं उच्छ्वास एवं ग्रंथि प्रकाशित हुई। सन 1921 ईस्वी में इन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ठीक है, परंतु अपनी कोमल प्रकृति के कारण सत्याग्रह में भी ये सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर पाए तथा सत्याग्रह छोड़कर पुनः काव्य साधना में तल्लीन हो गए। पंत जी ने सन 1927 में वीणा, सन 1928 में पल्लव नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इसके बाद 1939 में काला कांकर, जो बनारस से थोड़ा सा आगे बढ़कर है, आकर रहने लगे और यहाँ पर इन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर प्रयाग आकर रूपाभा नामक पत्रिका का, प्रगतिशील विचारों वाली एक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन प्रारंभ किया। इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोकायतन पर सोवियत रूस पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी रचनाओं में देखिए, वीणा सन 1919 में प्रकाशित हुई, ग्रंथि 1920 में, पल्लव 1926 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1937 में, युगवाणी 1938 में, ग्राम्य 1940 में, स्वर्णकिरण 1947 में, युगांतर 1948 में, उत्तरा 1949 में, चिदम्बरा 1958 में, कला और बूढ़ा चांद 1959 में और लोकायतन भी इनकी वो हुई। गीति नाट्य इनकी ज्योत्सना, रंजत शिखर, रजंत शिखर और अतिमा ये सन 1955 में आए थे। इनके ये गीति नाट्य हैं, नाट्य विधा की रचनाएं हैं। उपन्यास, इन्होंने एकमात्र उपन्यास की रचना की जिसका नाम है हार, जो सन 1960 में प्रकाशित हुआ। कहानी संग्रह, इन्होंने 5 कहानियाँ नाम से कहानी संग्रह लिखा जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भाव पक्ष, पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। इनकी सौंदर्यानुभूति के 3 मुख्य केंद्र रहे हैं। नंबर 1 प्रकृति, नंबर 2 नारी और तीसरा है कला सौंदर्य। इनके काव्य जीवन का प्रारंभ ही प्रकृति चित्रण से हुआ है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव आदि इनकी रचनाएं। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में
प्रकृति का कोमल रूप परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। कविपंत व्यक्तिवादी कलाकार के समान अंतर्मुखी बनकर अपनी कल्पना को असीम गगन में खुलकर विचरण करने के लिए मुक्त करते हैं। जैसे इनकी रचना का ये एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि मधुरमा के मधुमास मेरा मधुकर का सा जीवन, कठिन कर्म है कोमल मन, विपुल मृदुल सुमनों को से विकसित है विस्तृत जग जीवन। कविवर पंत जी का प्रिय रस श्रृंगार है, परंतु इन्होंने अपने काव्य में शांत, अद्भुत, करुण, रौद्र आदि रसों का भी सुंदर प्रयोग किया है, परिपाक किया है। संयोग श्रृंगार की छटा इनकी दर्शनीय है, देखने योग्य है, जिसमें एक इन्होंने संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें। इसके बाद कला पक्ष तो भाषा आती है। कविवर पंत कविता की भाषा के लिए 2 गुणों को आवश्यक मानते हैं। नंबर 1 चित्रात्मकता और नंबर 2 है संगीतात्मकता। इसके लिए इन्होंने कविता की भाषा और भावों में पूर्ण सामंजस्य पर बल दिया है। चित्रात्मकता तो पंत की कविता का प्राण ही कहा जाता है। इनकी प्रकृति संबंधी कविताओं में इस कला का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। शैली, अब इनकी शैली आती है तो पंत जी की शैली में छायावादी काव्य शैली की समस्त विशेषताएं हैं, जैसे लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, ध्वन्यात्मकता है, चित्रात्मकता है, सजीव एवं मनोरम बिंब विधान आदि पर्याप्त रूप से मौजूद हैं। इनकी रचनाओं में अनेक नवीन अलंकार भी दिखाई देते हैं। पंत जी की सी उपमाएँ अन्य कवियों की रचनाओं में बहुत कम मिलती हैं। वह एक के बाद दूसरी सुंदर उपमाओं की लड़ी सी बांधते चलते हैं। वे कहीं सूक्ष्म तो कहीं स्थूल से सूक्ष्म की उपमा देने में अत्यंत निपुण हैं। इसी कारण पंत जी का मत है कि मुक्तक छंदों की अपेक्षा तुकांत छंदों के आधार पर ही काव्य संगीत की रचना हो सकती है। इसी कारण इन्होंने पल्लव की भूमिका में निराला के मुक्तक छंद का विरोध भी किया। पंत में काव्य के वार्णिक छंद की अपेक्षा मात्रिक छंदों को अधिक महत्व दिया है, परंतु प्रगतिवादी होने पर पंत जी ने अलंकारों के समान छंदों के बंधन का भी विरोध करने लगे थे। हिंदी साहित्य में स्थान, पंत जी असाधारण प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। काव्य के भाव एवं कला दोनों ही क्षेत्रों में एक महान कवि सिद्ध हुए एवं युग दृष्टा एवं स्रष्टा दोनों ही थे। छायावाद के युग परिवर्तक कवि के रूप में इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।